में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो कल साफ हो जाएगा आखिर कौन होगा कोलेबिरा का किंग। जी हां, उपचुनाव के मतों की गिनती की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोलेबिरा के नतीजों पर भी तमाम सियासी दलों की नजर बनी हुई है। अब माना यह जा रहा है कि कोलेबिरा के नतीजे मिशन 19 की सियासत की रूपरेखा भी तय करेंगे। अब सवाल यह होगा कि किसका होगा कोलेबिरा। बस इंतजार है 23 तारीख की सुबह का, जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कोलेबिरा विधानसभा में किसकी बादशाहत कायम होगी? कुछ देर में मतों की गिनती के साथ ही इस पर से पर्दा उठ जाएगा। कोलेबिरा उपचुनाव के दौरान सियासत का जो रंग दिखा, उसमें महागठबंधन की टेढ़ी चाल दिखी और बीजेपी का विकास के आधार पर चुनाव को जीत लेने का दावा। लेकिन बाजी जेएमएम समर्थित मेनन के हाथ जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। झापा निश्चित रूप से हम लोगों ने भी समर्थन किया। आरजेडी ने इसी सोच करके आरजेडी ने समर्थन किया झापा को कि भाजपा को जो हराएगा, हराने के उद्देश्य से उनको हम लोगों ने समर्थन किया है, पार्टी ने समर्थन की है। कोलेबिरा उपचुनाव को जो देखा जाए नतीजा भी आना, क्या कोलेबिरा तय करेगा मिशन 19 का अपना चेहरा भी तय करेगा? नहीं, ये बात आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि उससे इसका कोई 2019 की राजनीतिक लड़ाई में इसका कोई असर नहीं होगा। कोलेबिरा में जेएमएम के फैसले और महागठबंधन की आम सहमति से इतर उम्मीदवार देकर कांग्रेस ने भी झारखंड में अपना दम दिखाने की कोशिश की। अब नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने का दावा कर रहे हैं। कोलेबिरा के बाद भी और कोलेबिरा के पहले भी महागठबंधन एक है और एक रहेगा। अब ये चेहरा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमें लगता है जो सर्वसम्मति से सहमति से बना है चेहरा वही रहेगा। कोलेबिरा में विकास का मुद्दा बनाकर चुनाव में आई बीजेपी को रघुवर के विकास के बूते इतिहास रचने का दावा है। जिस कोलेबिरा को बीजेपी अब तक कभी साध नहीं पाई, उसे इस चुनाव में जीतने का दावा कर रही है। कोलेबिरा हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि हमने इस सीट को कभी नहीं जीता। हमने बेहतर प्रयास किया है, विकास के मुद्दे पे गए हैं और बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं। और परिणाम तो कल आ जाएगा, तो कल तक का इंतजार करना चाहिए। मिशन 2019 से पहले कोलेबिरा के सियासी दंगल में विपक्ष तो बिखरा नजर आया ही, लेकिन कोलेबिरा को मिशन 2019 से पहले का लिटमस टेस्ट बताकर चुनाव की अहमियत बढ़ा दी गई। रांची से जी मीडिया के लिए कुमार चंदन। झारखंड में किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपए की सौगात पर अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने 2019 और 2020 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के जरिए 45 लाख किसानों को फायदा देने का प्रावधान करने जा रही है और किसानों ने भी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी खोट निकाल ही ली है। इस योजना का नाम रहेगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के नाम से इसकी शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की किसानों की से बड़ी सौगात माना जा रहा है। कर्ज माफी से बढ़कर बताई जा रही इस योजना से राज्य के 45 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। प्रति एकड़ खरीफ फसल की बुआई के लिए 5,000 रुपए की राशि मिलेगी। राज्य सरकार किसानों को हर वर्ष खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपया प्रति एकड़ राशि देगी। जिनकी जमीन 1 एकड़ से कम है, उन्हें भी न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाएगी। राज्य में सूखे के हालात के बाद किसानों की कमर टूट गई। झारखंड में 24 में से 19 जिले सूखे की चपेट में आए। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में किसानों की कर्ज माफी की होड़ में झारखंड सरकार भी ऐसा ही कुछ करने जा रही है। लेकिन झारखंड सरकार तो इससे भी आगे निकली। दूसरे देश में जो कर्ज माफी किया तो 600 करोड़ किया, हम तो यहाँ 2,250, हम 2022 को फोकस कर काम करें। लेकिन विरोधियों को किसानों की इस सौगात पर भी सियासत सूझी। पहले तो ये कौन सी योजना है, योजना बनी है क्या, और उनके कहने से हो गया क्या, कहाँ है उनका कोई सरकारी दस्तावेज है, और क्या जिस तरीके से इन्होंने पैसे का घोषणा किया उतना पैसे खजाने में है? ये 5,000 रुपया साल में दे करके किसान को क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है? लेकिन सियासत से किसानों को फर्क नहीं पड़ता।
उनके लिए उनके खेत और उनकी मदद जरूरी है। बिना पानी मोरे गए, लेकिन डीजल पे लगाए हैं, तब कुछ बचा। अब जो 5,000 अगर मिलता है तो उससे कुछ फायदा होगा, जरूर तो होगा। बहरहाल राज्य सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है। खाद बीज के लिए कर्ज से किसानों को मुक्ति मिलेगी। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की ये कोशिश है। झारखंड के किसान की 4 साल की मैंने क्षमता को देखा कि कहाँ -4.5 था कृषि विकास दर। 4 वर्ष में हमने थोड़ा ढोबा तालाब ही खोदा है ना, बाकी तो हमारा किसान मेहनत किया। बहरहाल राज्य के 14,85,000 किसानों को फसल बीमा के लिए 66 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। राज्य में कृषि विकास -4 से 14% तक पहुंच चुका है। इससे उत्साहित सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को इस बजट सत्र में लाने का फैसला किया है। रांची से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए साल में झारखंड के जनजातीय समाज को झारखंड सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संथाल परगना दिवस पर दुमका के आउटडोर में आयोजित ग्राम प्रधान एवं परंपरागत प्रतिनिधियों के प्रमंडलीय सम्मेलन में शिरकत की और इस मौके पर संथाल परगना के 6 जिलों से हजारों की संख्या में ग्राम प्रधान पहुंचे। गोडेत नाइकी को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्राम प्रधानों के साथ मादर भी बजाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर झारखंड सरकार बजट सेशन के दौरान जनवरी महीने में झारखंड जनजातीय आयोग का गठन करेगी, जिसमें अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष रहेंगे और हर प्रमंडल से आदिवासी समाज का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। बीजेपी की झारखंड प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से राफेल के मुद्दे पर कई सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह कि राफेल मुद्दे पर राहुल के आरोपों की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरा सवाल यह कि 2007 में राफेल डील फाइनल होने के बाद भी 2014 तक यूपीए सरकार ने विमानों की खरीद क्यों नहीं की। तुबिद ने तीसरा सवाल यह किया कि यूपीए सरकार ने लड़ाकू विमान खरीद में सरकार से डील क्यों नहीं की। सरकार ने डील क्यों नहीं की। हमेशा दलालों के माध्यम से ही खरीद को क्यों महत्व दिया गया। चौथा सवाल यह कि क्या विमान के मूल्य और उसमें लगे उपकरणों को सार्वजनिक करने से देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा नहीं होगा। बीजेपी नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब क्वात्रोची की बारी है। सरकारों के बीच खरीद करना गैर कानूनी है। उनको बताना चाहिए कि सरकार ने कोई गैर कानूनी काम किया है। 2 सरकारों के बीच अगर हमारे मित्र देशों के बीच अगर क्रय किया गया तो यह गैर कानूनी काम है, तो उन्हें जनता को बताना चाहिए। शनिवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने वालों में 3 दिग्गज शामिल थे, लेकिन बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात इसमें बेहद अहम मानी जा रही है। इनके अलावा जेएमएम नेता हेमंत सोरेन और कांग्रेस की तरफ से मिलने वालों में शकील अहमद भी शामिल थे। हालांकि नेताओं ने मुलाकात को सेहत को लेकर औपचारिक मुलाकात से ज्यादा कुछ भी नहीं बताया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से रिम्स के पेइंग वार्ड में मुलाकात करने वालों में आज 3 दिग्गज शामिल थे। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता शकील अहमद। इस मुलाकात के बाद कयासों का सियासी बाजार गर्म है। मैंने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। तबीयत तो उनकी खराब है, मगर फिर भी हम लोगों ने उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। यही क्या है, कोई राजनीतिक बात नहीं। बीमार आदमी को कोई देखने आता है तो बीमारी की बात होती है। 2019 दस्तक देने वाला है। चुनावी समर की शुरुआत का शंखनाद होने वाला है। खामोशी तोड़ने का मादा रखने वाले बिहारी बाबू भी लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ाते दिख रहे हैं और उनके पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। शत्रु के लालू प्रेम को भी राजनीतिक चश्मे से जोड़कर देखा जा रहा है।
आज पूरे देश में और ख़ासकर हमारे बिहार प्रदेश में जो लहर है उनके प्रति सहानुभूति की लोगों का ऐसा ही मानना है, बहुत लोगों का मानना है, डेमोक्रेसी है, लोग मान सकते हैं, और लोगों का मानना है कि कहीं किसी गलत नीति या कहीं बदले की भावना के साथ लालू जी को भिन्न भिन्न एजेंसीज के जरिए प्रताड़ित करने का काम किया गया है। तारीफ अपनी जगह है, लेकिन शत्रुघ्न के तेवर बीजेपी से उनके मनमुटाव के संकेत एक बार फिर दे रहे हैं। बहरहाल यूपीए महागठबंधन को लेकर खींचतान और उहापोह की स्थिति बनी है। लालू के इर्द गिर्द घूमता महागठबंधन जाहिर है आने वाले समय में सियासी समीकरण तय कर सकता है। हालांकि लालू के जेल में रहने और अस्वस्थ होने के बाद ऐसे चेहरे की तलाश है जो महागठबंधन को नेतृत्व दे सके। रांची से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो संथाल परगना में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए आज सीधो कान्हो की भूमि भोगनाडीह पहुंचे और चुनावी यात्रा आरंभ की। सुदेश महतो की इस यात्रा को आगामी लोकसभा में एनडीए में अपना कद बढ़ाने और सीट शेयरिंग पर अपनी दावेदारी बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास के बाद सुदेश महतो के संथाल परगना दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सीधो कान्हो के योगदान को याद किया। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर घटवार जाति के लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। जामताड़ा में आयोजित बैठक में समाज के लोगों ने कहा कि सरकार आश्वासन के बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी संख्या लगभग 40 लाख से ज्यादा है, ऐसे में सरकार को झुकना ही होगा। धनबाद के बागबारा में पिछले 1 महीने से रंगदारी को लेकर कोयले का उठाव बंद पड़ा है। मामला पीएम तक जा पहुंचा है या यूं कहीं कि पहुंचने जा रहा है। दरअसल रंगदारी का आरोप स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो पर ही लगा है, जबकि विधायक आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रशासन भी बेबस नजर आया और अब उपायुक्त ने जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी है। बीसीसीएल के एरिया 1 से लेकर 5 तक पिछले 1 महीने से कोयले का उठाव बंद है। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन ने ढुल्लू महतो पर रंगदारी का आरोप मढ़ा है। मजदूर परेशान हैं। ऐसे में अब एसोसिएशन ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। एसोसिएशन का कहना है कि भट्ठा बंद कर देंगे लेकिन रंगदारी नहीं देंगे। दुर्भाग्य है कि रूलिंग पार्टी के एमएलए के द्वारा एरिया 1 से 5 में 1250 रुपया प्रति टन लोडिंग के नाम से रंगदारी का फरमान जारी किया गया है। उद्योग जगत पूरी तरह से चिंतित है। विधायक रंगदारी के आरोप को सिरे से खारिज करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मजदूर को शोषण से बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। ये सच है। एसोसिएशन अब तक उनके पास अपनी मांग को लेकर नहीं आया। ढुल्लू ने एसोसिएशन पर ही काम बंद करने का आरोप लगाया है। मगर इस तरह का कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक के शिकार हो चुके हैं। राजनीतिक के तहत ये हमारे बीएन सिंह जी और उनके कुछ सहयोगी लोग जो भ्रष्ट राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके इशारे पर यह काम तो हो रहा है। इस बीच इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन ने धनबाद उपायुक्त से मुलाकात की। उपायुक्त ने एक कमेटी गठित की है जिसने 20 दिनों में जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और भरोसा दिया कि मजदूरों को एक समान मजदूरी मिलेगी और सीधा उनके खाते में मजदूरी दी जाएगी। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा जो इशू राइज किया है कि लोडिंग में ज़्यादा पैसा लिया जाता है कुछ एरिया, प्रोसेस को स्टडी करेंगे। हम लोग 20 डेज़ का टाइम दिया है। पूरा प्रोसेस को स्टडी करके और इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है अपना रिकमेंडेशन। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी लोडिंग शुरू नहीं हो पाई, यानी मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत। लोग लगभग आज 20 दिन से लगभग बंद हो गई है लोकल ट्रेन। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए, और अगर हम लोग आंदोलन 4-5 दिन पहले भी आंदोलन किए थे। हम लोग बहुत तरह से उन लोग का आदमी आते हैं, मारपीट करते हैं, और हम लोग इसका FIR भी हम लोग थाना में इसका दिए हैं। बहरहाल पीएम से गुहार के बाद मजदूरों को समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। काम बंद होने से जाहिर है न केवल मजदूर बल्कि राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट कर आते हैं।